पूरी दुनिया सहमी है। भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर के इलाके में है। रिंग ऑफ फायर कहां है ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन यह तो तय है कि भूकंप लगातार आएंगे। अब जान माल का नुकसान कम हो, इसके क्या कोई प्लान भी हैं? आज आपको हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे भूकंप वाली आफत से आप सावधान हो सकते हैं और सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए आपको कम से कम 60 सेकंड की मोहलत तो मिल ही सकती है। जी हां, पी वेव्स और शेक अलर्ट दो ऐसे सिस्टम हैं जिनसे भूकंप का कुछ क्षण पहले पता लगता है। जापान और कैलिफोर्निया में यह सिस्टम है। भारत में भी ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो भूकंप से पहले आपको अलर्ट कर देगा। अगर ऐसा है तो ये राहत वाली खबर है। जापान और कैलिफोर्निया में भूकंप आने से 60 सेकंड पहले पता चल जाता है और लोग अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। वहां सेंसर और अलार्म सिस्टम है जिसकी वजह से 60 सेकंड पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। भारत में इसरो ने MNIT और IISER मोहाली के वैज्ञानिकों को ऐसा ही भूकंप अलर्ट सिस्टम बनाने को कहा है। आज इसी पर बात करेंगे कि भूकंप आए तो लोगों की जान आखिर कैसे बचाई जाए। लेकिन बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के स्वात और मिंगोरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्वात और मिंगोरा में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके आए। भूकंप का केंद्र वहीं के हिंदकुश पर्वत का बताया गया। भूकंप की गहराई 64 किलोमीटर नीचे जमीन से दर्ज की गई। 4.2 उतना ही है जितना 3 दिन पहले भारत के लेह में भूकंप आया था, तब भी 4.2 उसकी तीव्रता मापी गई थी। तो पाकिस्तान के स्वात और मिंगोरा में भूकंप के झटके, जहां पर 4.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके सामने आए और ये केंद्र इसका जमीन से करीब 64 किलोमीटर गहराई दर्ज की गई। इसके लिहाज से 4.2 की तीव्रता का आया। अगर ये 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर होता तो ये कहीं बड़ी तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान में हो सकता था। तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान की दिखा रहे हैं जो स्वात मिंगोरा में आए भूकंप की है। लेकिन ये केवल पाकिस्तान के स्वात मिंगोरा से जुड़ा नहीं है, ये नेपाल के भूकंप से जुड़ा है, लेह के भूकंप से जुड़ा है, म्यांमार थाईलैंड के भूकंप से जुड़ा हुआ है, ये जापान के भूकंप से जुड़ा हुआ है। यह आसपास के सभी इलाकों को एक रेंज में लेता हुआ दिख रहा है। उधर भारत में लोग भूकंप के खतरे को किस तरीके से देखते हैं, सहयोगी मनोहर केसरी लोगों के बीच पहुंचे, उनकी रिपोर्ट। में लक्ष्मी नगर की जनता हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे कि भूकंप आया है म्यांमार में, देखे होंगे किस तरह से सड़कें फट गई है, मकाने गिर गए हैं, तो आपको डर लग रहा है? और डर तो दुनिया को लगता है, सबको लगता है। बाकी म्यांमार में देखा नहीं तो कैसे बता दूं। बाकी पेपर पढ़ के ही देख लेता हूँ कि मैं इतना नुकसान हुआ है, 17,000 है, पता ना है यार कितने हुए, अभी और निकल रहे हैं। दिल्ली में भी भूकंप के झटके इस साल भी आए हैं। वो तो सब जगह ही आते हैं। दिल्ली में कहा, दिल्ली का अलग ही है, सब जगह आते हैं। यूपी में वो आते हैं, दिल्ली में वो आते हैं, हरियाणा में वो आते हैं, राजस्थान में वो आते हैं। वो तो झटके ही हैं। भूकंप तो आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो जान माल की भी क्षति हो जाती है, ऐसी स्थिति में तैयारी है? क्षति तो ये है कि गवर्नमेंट पहले कुछ जानती हो तो वो करे, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से स्थिति आई है, क्योंकि दिल्ली में भी अगर हम पहले देखें 1720 से लेकर के अब तक 5 बड़े झटके दिल्ली में भी आए हैं, कई नुकसान हुए हैं, जान माल की भी क्षति हुई। तो ऐसी स्थिति में इस बार क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भूकंप अगर आता है तो दिल्ली वालों के पास बचने का तो कोई चारा है नहीं। यहाँ पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन हो गई है, जिस हिसाब से लोगों का कंस्ट्रक्शन है, अगर हल्का सा 5 से ऊपर भी तीव्रता से भूकंप आता है तो लोगों पे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें सरकार की कमी कहें, लोगों की कहें, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बचने का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर भूकंप आया तो सबके सब जा रहे हैं। तो दिल्ली के लोग क्या सोच रहे थे, यह आपने सुना। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पूर्व डायरेक्टर GSI, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और सूर्य प्रकाश कपूर, भूवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये ऐसी खबर है, ये ऐसी बात है जो कि इस वक्त हर कोई जानना चाहता है
क्या म्यांमार, क्या थाईलैंड, क्या जापान, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, लेह लद्दाख, स्वात मिंगोरा, नेपाल, हर कहीं एक सीरीज में भूकंप आ रहे हैं। रिंग ऑफ फायर की भी बात आप लोगों से समझेंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा उस अलर्ट की जो कैलिफोर्निया जहां भूकंप आते हैं वहां इस्तेमाल होता है, या जापान वहां पर इस्तेमाल होता है, जो 60 सेकंड पहले अलर्ट दे देता है। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स की हम बात कर रहे हैं, और एस वेव यानी सेकेंडरी वेव्स की, जिससे पहले प्राइमरी वेव्स को ट्रेस करके 60 सेकंड पहले ही एक अलर्ट आ जाता है। और अब भारतीय वैज्ञानिक इसरो के या एमएनआईटी के मिलकर इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, 60 सेकंड पहले का अलर्ट, अगर अर्थक्वेक की बात है तो मेरी ख्याल से मैं एक आम आदमी के तौर पर, जिसका इसके साइंस से कोई ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा है, मैं उसे ऐसा समझता हूं कि 60 घंटे का अलर्ट है। ये बहुत बड़ा समय है एक आपदा से बचने के लिए। अगर ये तैयार होता है तो बहुत भला होगा। और क्या ये हो सकता है? जापान और कैलिफोर्निया से इस समय तुलना करना व्यर्थ है। इसका रीज़न ये है, दोनों देशों में बहुत भूकंप आते हैं, वहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड को इतना स्ट्रिक्टली लागू किया है कि भूकंप आने पर उनके यहाँ की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नहीं गिरती। एक दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ एक कांस्टेंट ड्रिल होती है। मुझे ये बताया गया है कि जापान में, टोक्यो में या बड़े बड़े शहरों में जब भूकंप आता है तो 60वीं मंजिल 100वीं मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं वो विद इन सेकेंड्स ऊपर से नीचे शूट के जरिए नीचे भेज दिए जाते हैं। तो वहाँ तो 60 सेकंड की अगर वार्निंग मिल गई तो कोई बात नहीं, वो शूट से नीचे जाएंगे। और वैसे भी यूं भी वहाँ का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हमारे भारतवर्ष में समस्या ये है, हमने ऊंचाइयां तो बहुत हासिल कर ली, हाई से हाई बिल्डिंग हम बनाए जा रहे हैं। बिल्डिंग नॉर्म्स का क्या हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, क्या ऑनेस्टली बना रहे हैं? जहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का सरिया होता है, वहाँ पर अगर आधे सेंटीमीटर का सरिया लगा हो, किसने चेक किया? और कहाँ हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेनिंग होती है, कहाँ हमारे यहाँ इस तरह की शूट लगती है? मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जाम्पल तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, अगर 60 सेकंड की वार्निंग मुझे मिलेगी तो 60 सेकंड तो मुझे सीढ़ी उतरने में लग जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये जो वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, अच्छी बात है, वार्निंग सिस्टम आ रहे हैं, हो सकता है और ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो, 60 सेकंड की जगह 60 मिनट हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, केवल वार्निंग से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक दूसरी चीज़ का उदाहरण देता हूँ। हमारे आईएमडी ने तूफान के, साइक्लोन की वार्निंग का सिस्टम डेवलप किया। उड़ीसा में बहुत कैजुअलिटीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया, अब 2 दिन पहले वार्निंग आ जाती है और लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। तो इधर कुछ वर्षों से वहाँ कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही है। तो जान और माल, दो चीज़ के नुकसान की बात होती है। तो जान के नुकसान का जहाँ तक सवाल है, वो तो मैं डाउटफुल हूँ कि कितनी जानें बचेंगी इस 60 सेकंड की वार्निंग से। कुछ बचेंगी ज़रूर। जहाँ तक सवाल है माल का, तो वो तो भूकंप आने पर ही पता चलेगा हमारी बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है। तो जैसा मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, हमारे यहाँ प्री डिजास्टर मिटिगेशन का कोई ज़्यादा एक्टिव काम नहीं है। पोस्ट डिजास्टर में हम बहुत तेज हैं और वो हम करेंगे। तो प्री डिजास्टर में जब तक सरकारी तौर से और पब्लिक की ओर से भी सीरियसली काम नहीं होगा कि क्वालिटी कंट्रोल रहे, स्ट्रक्चरल ऑडिट रहे और बिल्डिंग्स के बीच की दूरी बनाई जाए, माइक्रो साइस्मिक जोनेशन हो दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों का, और उस जोनेशन की रिपोर्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाए, और वो जोनेशन भी हर 5 साल में दोबारा हो। उसमें नीचे ज़मीन के अंदर भूकंप पैदा करके, माइक्रो अर्थक्वेक पैदा करके देखते हैं कहाँ पर कितनी शेकिंग हुई है। दिल्ली के लिए रिपोर्ट काफ़ी पहले 25 साल पहले जारी हो चुकी है। उसके बाद तो आई हैव नो आइडिया कि कोई ऐसी रिपोर्ट जारी हुई है। इसलिए भारत करने के लिए बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, आप इस चीज को उठा रहे हैं, अच्छी बात। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, क्योंकि आपके अनुभव इस वक्त निकल कर आ रहे हैं और आप जब भी अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, मैं थोड़ा सा सिहरन तो मेरे अंदर ज़रूर होती है। मैं चाहूँगा कि अगला सवाल जब मैं आपसे पूछूं, एक बार फिर आप मुझे वही एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा जो आपने देहरादून के नॉर्थ
सेंट्रल और साउथ में बिल्डिंगों के साइज को लेकर दिया था, और उसके बाद फिर आपने सवाल भी उठाया था कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैं आपसे चाहूँगा वो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इस बीच मैं सूर्य प्रकाश कपूर जी का भी रुख करना चाहूँगा। सूर्य प्रकाश जी, आपने भी डॉक्टर विजय कुमार जोशी को सुना होगा, उनके ये अपने अनुभव हैं, लेकिन अगर 60 सेकेंड प्री डिजास्टर का अलर्ट भी हम तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, 2 जगह ऐसी हैं जो इस्तेमाल कर रही हैं, हालांकि वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास आ जाता है, जोशी जी ने भी माना कि कुछ जाने तो बचेंगी, क्या ये एक नई उम्मीद का दरवाज़ा खोलेगा कि आगे इसमें और रिसर्च हो और बेहतर हो, हम 60 सेकंड से 60 मिनट तक पहुंचे उन माइन्यूट डिटेल्स को स्टडी करते हुए? सूर्य प्रकाश जी, जो 60 सेकंड का आप बता रहे हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ये हो सकता है कि आप उस वक्त जो पावर ग्रिड है बिजली की उसको बंद करते हैं, या मान लो आपकी जो ट्रेन्स चल रही हैं उन ट्रेन्स को जो है, अगर उस इलाके में भूकंप का वार्निंग आ रहा है, उन ट्रेन्स को आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तो 60 सेकंड जो है यूजफुल हो सकता है, मगर जो पब्लिक को 60 सेकंड के अंदर आप सोचें कि वो एकदम से निकल के आ जाएं, वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि 60 सेकंड का अलर्ट जब आप देंगे किसी को तो सब लोग भाग दौड़ में आएंगे, तो ये भी चांसेस है कि किसी तरह की स्टैम्पीड भी हो सकती है। तो 60 सेकंड का जो गैप है ये बहुत ही मार्जिनल और बहुत ही कम गैप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी यूटिलिटी है, जैसे मैंने कहा कि बिजली की पावर ग्रिड बंद कर दो, या कोई ट्रेन है वो बंद कर दो, या कोई ऐसी और ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप 60 सेकंड के लिए उसका फायदा उठा सकते हो। मगर जैसे जोशी साहब ने बताया कि अगर मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ तो 60 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर पे आके खुले ग्राउंड में पहुंचना, ये भी एक सोचने का विषय है। तो 60 सेकंड का टाइम जो है ये बहुत ही कम समय है, इससे कोई ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। नहीं, मैं कम समय की बात नहीं कर रहा, और ये मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगा, ये समय हमने तय नहीं किया है, ये उन वैज्ञानिकों ने जिस डिवाइस को बनाया है उन्होंने उन जगहों पर लगाया है। शायद वहाँ के कुछ एक नॉर्म्स हैं जिसके बारे में जोशी जी बता रहे थे, शूट्स हैं, लोग उस 60 सेकंड में अपने को सेव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है कि 60 सेकंड में अगर ग्राउंड फ्लोर पर ही रहने वाले या ग्राउंड फर्स्ट वाले हैं, कम से कम वो तो सेफ निकल सकते हैं अगर कोशिश करें तो। खैर, हम उम्मीद ही देख सकते हैं, लेकिन आप दोनों बने रहें, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में भी जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं। 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है जो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है। यहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी की गतिविधियां यहीं पर होती हैं। रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है 40,000 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई देशों की सीमाएं शामिल हैं। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू और अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है इसमें शामिल है। यहां दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वॉल्केनोज हैं और 90% से ज्यादा अधिक भूकंप इस तरफ आते हैं। रिंग ऑफ फायर में 452 ज्वालामुखी हैं जो दुनिया के सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों का 75% से अधिक हैं। जापान में माउंट फुजी, फिलीपींस में माउंट पिनातुबो, अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, इंडोनेशिया में माउंट क्राकाताउ, सारे यही हैं। यही वजह है कि यहां पर तगड़े झटके महसूस होते हैं। तो डॉक्टर विजय कुमार जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 60 सेकंड वर्सेस 60 मिनट या और कोई दूरी, हम भूकंप को लेकर कितना तैयार हैं, ये हमारे लिए काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि आप पूर्व डायरेक्टर हैं GSI के, आप बेलाग इन चीज़ों को सामने रखेंगे। हम विकास की ऊंचाइयां तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें तैयार ज़रूर रहना होगा इन चीज़ों के लिए। भुज का भूकंप हमारे लिए एक सबक की तरह था जो 2001 में आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। डॉक्टर विजय कुमार, मैं उम्मीद करूंगा हम तैयारी कैसे करते हैं, हम योजनाएं कैसे बनाते हैं और पॉलिसी को ज़मीन पे कैसे उतारते हैं, देहरादून का वो एग्जाम्पल ज़रूर आप सामने रखें। डॉक्टर विजय कुमार, देखिए 2001 में जो भूकंप आया था,
कच्छ वाला, गुजरात वाला, जी बहुत भयंकर भूकंप था। और उस भूकंप को आप विश्वास नहीं मानेंगे, 26 जनवरी की सुबह फ्लैग होइस्टिंग के टाइम भूकंप आया था, जी। लखनऊ में था। और हमारी टीम जो है रात को 2 बजे, कम से कम 60 जियोलॉजिस्ट की टीम रात को 2 बजे गुजरात पहुंच चुकी थी, अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। और वहाँ से वो स्प्रेड आउट कर गए थे, क्योंकि भूकंप के तुरंत बाद की जो स्टडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ देखने में एक छोटा पॉइंट बताऊंगा कि वहाँ देखने में ये आया कि 2 बिल्डिंगें थी 27 मीटर की दूरी पर। हम्म। एक बिल्डिंग जो है उसका सेकंड फ्लोर जो है वो फर्स्ट फ्लोर बन गया, यानी कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट सब धंस गया नीचे। और जो दूसरी बिल्डिंग थी वो इंटैक्ट खड़ी रही 27 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये है कि माइक्रो साइस्मिक जोनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वहाँ नया कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री बदले और नया कंस्ट्रक्शन हुआ, उस कंस्ट्रक्शन में उन्होंने 5 साल के अंदर पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, सारे मकान भूकंप रोधी हैं। और हमारी उस टीम को उस समय के मुख्यमंत्री ने गुजरात में इनवाइट किया कि आप लोग आके देखिए। तो उसमें आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट तो नहीं थे, मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स तो नहीं थे, लेकिन मैं जियोलॉजिस्ट की टीम की बात बता रहा हूँ कि वो दंग रह गए थे कि अच्छा कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी का क्षमा कंस्ट्रक्शन बहुत चाहता अच्छा। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। जी। इंडिया में हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र, यानी हिमालयन क्षेत्र जो है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, जी। भूकंप के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जी। खराब स्थिति में है। हाँ। नहीं, भूकंप आएगा तो वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ कोई नॉर्म्स ही नहीं फॉलो हो रहे हैं भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन तो छोड़ दिए, कंस्ट्रक्शन के ही कोई नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहे हैं। देहरादून का जैसे मैंने आपको बताया था, माइक्रो साइस्मिक जोनेशन किया जा चुका है और उसमें क्लियर कट रिपोर्ट में लिखा है कि नॉर्थ देहरादून में, राजपुर वगैरह के एरिया में, वहाँ पर सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पर अभी 2 साल पहले 12 मंजिल का होटल तो मैं ही देख करके आया था। और सेंट्रल उसी तरह देहरादून, से मध्य मध्य pardon? सेंट्रल मध्य देहरादून, देहरादून सेंट्रल देहरादून में 2 फ्लोर तक। और आपने ये भी 2 शायद मंजिल बोला था कि साउथ देहरादून में शायद 3 फ्लोर तक है, लेकिन पूरा देहरादून हाई राइज बिल्डिंग से भर गया है। लेकिन अब तो वहां पर देहरादून ऋषिकेश में मल्टी स्टोरेज के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं पहाड़ों के समझ जो पा रहा हूं, मेरे पास समय कम है। आप लोग बहुत अपने आप में ज्ञान समेटे हुए हैं, हमारे पास समय की सीमा है। लेकिन विजय कुमार जोशी जी ने जो बताया देहरादून को लेकर कि वहां पर तय था कि यहां पर ग्राउंड फ्लोर ही बनना है, यहां 2 फ्लोर ही बनना है, यहां 3 फ्लोर ही बनना है। पूरा देहरादून आप जाएं तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों से पटा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कोई आपदा आती है, जिम्मेदार कौन होगा? बहुत धन्यवाद विजय कुमार जोशी जी, आप सूर्य प्रकाश